नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। अपनी पढ़ाई में व्यस्त बने रहो, ठीक है। और लगातार जो आप रील्स वगैरह अपन चलाते हैं, आपके मैं भी चलाता हूँ, उसका शौकीन तो मैं भी हूँ। जब समय मिलता है तो चला ही लेते हैं। और लगातार आप एक चीज देख रहे होंगे, धुरंधर की। अब क्या है, आपसे एजिटेट अब नहीं होता, क्योंकि अब लगातार ये ऐसा लगने लगा है कि आपसे नहीं मिलूं और आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बनाऊं तो ऐसा लगता है कि आज खाना नहीं खाया या फिर आज नहाया नहीं है। तो आपसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, आपके लिए वर्क करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। चलिए बात करते हैं कि लगातार अपन जो रील्स देखते हैं, तो रील्स में अभी एक रील्स को अगर अपन देख रहे हैं तो दूसरी रील्स को खिसकाया नहीं कि बस धुरंधर के बस वही गाना है, ठीक है। दिमाग पे चढ़ गया, दिल पे चढ़ गया, लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। इतना खतरनाक गाना है, ये पता है कि बहुत धुन बहुत अच्छी है, लिरिक्स बहुत अच्छे है, सारी चीज है उसमें, साउंड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गाना क्या है ये पता नहीं है। तो हर वीडियो, लेकिन उससे एक बहुत अच्छी बात सीखने को हमें ये मिल रही है कि जिंदगी में कभी निराश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए निराश नहीं होना। क्योंकि अपन कई बार कहावत सुनते हैं ना कि घूरे के भी दिन बदलते हैं। नॉट फॉर अक्षय कुमार, लेकिन ये कहावत है इसलिए कहा कि घूरे के भी दिन बदलते हैं। आज देख लो कि भाई दिन बदल जाते हैं, मतलब ये एक तरीका, ये तो कहावत है, कहावत को हम अक्षय कुमार जो है उससे नहीं जोड़ेंगे, वो एक अलग बात है, कहावत एक अलग बात होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ने कमबैक किया तो बड़ा खतरनाक किया, ठीक है, खतरनाक कमबैक किया तो वो अपने शानदार लगा रहा। उसी तरीके से बेटा कि आप बड़ी खामोशी से अपना काम करते रहना। एक दिन आएगा कि जिस पेपर को आपने दिया, जिस एग्जाम को आपने दिया, वो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा यू आर क्वालिफाइड। और जैसे ही लिखा हुआ आएगा कि आप क्वालिफाइड हो गए, आपका पेपर पास हो गया, आप अब सिलेक्शन हो गया, अब आप जाइए जॉब करें, और फिर आप आओगे तो आपकी भी एंट्री ऐसी होगी। कहने का मतलब मेरा दूसरी बात इससे भी है कि जब सफल होगे ना और उसका जब रस चखोगे तो मजा कुछ और ही होगा। जो कहते थे तुमसे ना हो पाएगा वही कहेंगे, मैं तो जानता था कि इसके सिवा किसी और से नहीं होगा। तो ये सारी बातें निकलेंगी। तो बहरहाल जो मूवियां हैं आती जाती रहते, एक समय था सभी लोग केजीएफ के लिए पागल हुए थे, एक समय था सभी लोग पुष्पा के लिए तो ये तो ट्रेंड है, चाहे किसी का भी हो चलता रहता है, ठीक है। धीरे धीरे करके और भी आ जाएगा। और एक समय था कि हर एक रील्स को ऊपर नीचे खिसकाओ, लग मे भी शायद टू 23rd था कि क्या था, ऐसे ही कुछ था कि 22 था, यानी 2022 या 2023 के आसपास की बात थी। उस समय फेमस गाना चला था, जिसका देखो वही रील्स है, पतली कमरिया तोरे हाय हाय। तो चलते चलते इतना हो गया था कि अब तो ऐसा लगने लगा था कि यार मोबाइल रखना, मतलब मोबाइल चलाना बंद करो। तो ये ट्रेंड होता है बेटा, इस ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड केवल हमें ये सिखाता है कि हर किसी के दिन आते हैं, बस अपनी कामयाबी में लगे रहो। तो आप भी अपनी मेहनत लगातार करते रहो, और मेहनत लगातार करते रहोगे, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मैं नवल सर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, और उन प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चे मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं लेकिन लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। पर बहरहाल अपनी यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लगे रहो अपनी मेहनत में, और एक दिन देख लेना सब कुछ अच्छा होगा। अपन जो टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन नरेशन का। तो फिलहाल मैं आपको नरेशन के बारे में बता दूं। नरेशन में बेटा अगर अपन बात करें तो नरेशन जो होता है ना, सबसे पहले अपन ने देखा नरेशन, नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट दिया है तो वो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, पास्ट बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे अपन ने लिखा राइट, तो अगर यहाँ पर अपन ने राइट लिखा तो सेकंड फॉर्म क्या जाएगा बेटा, रॉट। वैसे ही अगर अपन ने यहाँ पर लिखा इज एम आर, अगर ये इज एम आर है तो यहाँ पर क्या जाएगा, वॉज या वर। फिर इसके अलावा जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा हैज और ये हैव, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। अगर यहाँ पर अपन ने लिखा बिल, तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड। जैसे अपन ने लिखा कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स और होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं टाइम्स ऑफ कीवर्ड्स। जैसे आपको मिल गया दिस, अगर आपको दिस मिलता है तो दिस का दैट। यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा दीज, तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज। इस तरीके से ये भी चेंज होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि अपने पास 100% क्वेश्चन है, तो 100% में से 70%, कितना बेटा, 70% क्वेश्चन अपना हेल्पिंग वर्ब ऑफ टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स, टाइम ऑफ एडवर्ब्स,
ठीक है, ये कीवर्ड्स जो होते हैं इनसे हमारा आंसर आ जाएगा 100%। इसके बाद जो 30% है इसमें अपन कहेंगे कि अदर्स के लिए रख दो। जैसे कोई क्वेश्चन है, फंस गया, डिफिकल्ट हो गया, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बस इतना होगा। और आप ये मत सोचना कि जो 30% है भाई ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, क्या बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा ना। जो तरीके आप 70% पे यूज करोगे वही तरीका आपका, वही एग्जैक्ट ट्रिक आपकी 30% पे भी लगेगी। लेकिन बहरहाल बस इतना अंतर आ जाएगा कि ये जो 70% का क्वेश्चन है देखते ही में आंसर आ जाएगा, और 30% में वही क्वेश्चन थोड़ा लेवल हार्ड हो जाएगा। अपन कह सकते हैं कि 30% में वो थोड़ा अपन से मेहनत करा लेगा। जैसे अभी बिना रफ किए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक तो तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को पूरा अपन आंसर से डूएस डायरेक्टेड करके पूरा क्वेश्चन बनाए। एक तरीका ये है कि हम कैसे भी करके इसमें कीवर्ड पकड़े, और कीवर्ड अगर अपन देखेंगे, क्वेश्चन लिखा सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जैसे कैन लिखा ना, तो कैन का अपन क्या उठाएंगे, कुड उठा लिया, ठीक है। कैन का अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, कुड ले लिया। अब जैसे अपन ने देखा कि कैन का कुड होता है, तो कैन का कुड इस ऑप्शन में देखो कि कैन का कुड कहाँ होगा। यहाँ पर अपन ने देखा पहले में कैन का कुड है, यहाँ कैन का कैन है, ये सी कैन है और ये कैन है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, कैन। तो कैन का कुड होता है। अब कुड केवल एक ही में, बाकी तीनों में देखोगे तो क्या हो रहा है बेटा, कैन हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हट गए, आंसर केवल हमारा क्या बचा, पहला वाला। ये तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चन आंसर करने, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर लाने का तरीका आपका ये होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, फिलअप हो, कोई किसी भी तरीके का टॉपिक हो, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए आगे 70%। अब मान लो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा सर फिर 30% भी इसी क्वेश्चन के साथ में बता दीजिए। सपोज दैट कि अगर यहाँ पर कैन की जगह कुड होता, अगर यहाँ पर कैन की जगह कुड होता और यहाँ पर भी कैन की जगह कुड होता, तो सबसे पहले अपन क्या उठाते, कैन। कैन को अपन क्या देखेंगे कि कैन का क्या बनता है, कुड बनता है। अपन चार ऑप्शन में जाएंगे और कैन चारों ऑप्शन में कुड में दे रहा है, तो अब क्वेश्चन ये फंस गया। अब क्वेश्चन फंस गया, फिर अपन दूसरा कीवर्ड पकड़ेंगे, दूसरे से कितना ऑप्शन कट सकते हैं, फिर तीसरा देखेंगे तीसरे से कितने ऑप्शन कट सकते, तो जब हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा वही आंसर हो जाए। तो 30% में चीज क्या होगी, थोड़ा सा वो क्वेश्चन वही रहेगा, रूल्स वही लगेंगे, पर लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और कुछ नहीं। आप सोचोगे नहीं सर अलग चीज हो गई क्या, ना अलग नहीं होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास आई एम अंडन। कोई बात नहीं, जैसे हमने ये देखा तो हमको ये समझ में आ गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपन सेड की जगह में किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड का। तो अब देखो एक्सक्लेम्ड कहाँ है, सेड है, स्टेड है, क्राइड है, हट गया, आंसर हो गया केवल सेकंड वाला। ये लो, ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए, और इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। आप कहोगे सर यहाँ करने में तो हमको सरल लगता है, और यकीन मान के चलना ये होता भी है। ये एक तरीके से नेचर मान के चलो कि ये होता है। जब किसी क्वेश्चन को टीचर करा रहा हो या प्रैक्टिस सेट करा रहा हो, जब तक टीचर करा रहा है कितना भी कठिन क्वेश्चन हो वो सरल लगेगा। जैसे ही टीचर कहता है कि अब आगे के तुम करो, 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, अब आगे के तुम करके दिखाओ, हमारे टाइट फेस हो जाती, फिर अपन को क्वेश्चन आगे नहीं आता। तो क्यों, क्योंकि हमको विश्वास होता है कि टीचर करा ही रहा है, करा ही रहा है। जब हमसे कह देते हैं तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता, भले ही वो क्वेश्चन सरल भी क्यों ना हो। ऐसा होता है बेटा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम क्वेश्चन जो याद करके गए हैं, जो करके याद गए हैं वो नहीं पूछा जाता, जो याद करके नहीं गए हैं अक्सर वही पूछ लिया जाता है, तो ये होता है। ठीक है, अब वही चीज में अगर अपन इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन में अपन को क्या समझना है, क्वेश्चन में अपन को ये देखना है कि अपन ने कोई कीवर्ड पकड़ा और उस कीवर्ड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, और क्वेश्चन में अगर हमारा ऑप्शन बच रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेट की जगह पर किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, एक्सक्लेम्ड का, और आगे आंसर आ गया और आगे बढ़ गए। ठीक है, चले अब अपन इसका अगला देखेंगे बेटा। आगे का अगर अपन देखें, आई सेल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस ही सेड। कुछ नहीं, सबसे पहले आप उठाओ सेल। सेल का अगर अपन देखें, ये लिखा मैंने सेल। सेल का अगर अपन देखें तो दो बात होती है, एक सुड में भी बनता है और ये बुड में भी बनता है, दोनों में बनता है। अगर अपन किसी सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं तो सुड बनेगा, और अगर अपन नॉर्मल बात रख रहे हैं
तो फिर इसके साथ में वुड बनेगा। आप सेल और वुड दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखो, तो यहाँ सेल है, ये विल है, ठीक है, ये दोनों हट गए, ये वुड है और यहाँ पर है क्या, ये कैन है, तो ये भी हट गया। आंसर हो गया केवल थर्ड वाला। ये लो, यानी हमने देखा, अगर अपन देखेंगे कि ये पहली बात मैंने ये लिखा कि सेल का सुड होता है। सेल का क्या होता है, सुड। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेल का सुड होता है चारों ऑप्शन में, पहले तो सुड देगा, सुड तो चारों ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हमें आंसर सुड में नहीं मिलता है तो फिर अपन उसका आंसर वुड में ले जाते हो। वुड में कहाँ है, ये रहा, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर अपन बात करें, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होगा उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी के क्वेश्चन अपन ने किए। दिनेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। ये वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपन को अच्छे से पता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाती है, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वांट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वांटेड क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हाट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यहाँ पर भी वांट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये दोनों हट गए, ये हट गया, आंसर बचा केवल सेकंड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी आते हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, पर एग्जाम में क्या होता है, वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है कि डर लगाता है। देखो, मैंने अपनी जो क्लास थी, यानी मैंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग की थी लगभग 14 के आसपास की थी, 2014 में। 14 में और 15 में मैं 2 साल लगातार लगातार पढ़ता रहा। उस समय मैं एमए कर रहा था और मैं लगातार पढ़ता रहा। 15 में मुझे सच बताऊं तो 15 में 16 तो मेरी खाली निकल गई, 14 तो मेरी खाली निकल गई थी। 14 में कुछ नहीं हो पाया था, केवल मैं सिलेबस को ही समझ पाया था। जबकि मेरी एजुकेशन जो थी वो अर्ली अर्ली एजुकेशन है, बहुत पहले हो गई थी। लेकिन मेरे को क्या है, बाद में इस चीज जब कंपटीशन के बारे में समझ में आया, आप जैसों की तरह ही मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था, तो उस रास्ते पर नहीं चल पाए। जैसा अकेले चलते थे, जो रास्ता मिल गया, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, किसी से बात कर ली, उसने कहा यार कहाँ जाते हो यार, इसकी तैयारी कर रहा है, अच्छा इसमें क्या होता है, बस उस तरीके से चल दिए। हाँ, इंग्लिश पढ़ाता था, ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, बच्चे सीखने के लिए आते थे। उस समय तक मैं लगभग स्टार्टिंग के 1 से 2 साल तक मैंने एसएससी वाली इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, केवल सीखने वाली इंग्लिश पढ़ाई थी। जिसको ग्रामर सीखना है ग्रामर से सिखाता था। इससे मतलब नहीं होता था कि वो एसएससी है, डिफेंस है, किस में क्या है, इससे नहीं, क्योंकि मैं उस बात को मैं खुद नहीं समझ पाया था। जब फ्रेंड वगैरह सर्कल में जाते थे, पूछते थे क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं भी गया। तो 14 और 15 यानी 2014 और 15 जब मैंने क्लास लगाई, तो सिर्फ सिलेबस समझने में ही निकल गई थी। इंग्लिश मुझे आती थी, इंग्लिश में कोई डाउट नहीं है, उसका मेरे कैरियर के किसी भी पड़ाव से कोई लेना देना नहीं है। उससे मेरा मतलब नहीं है कि मैंने एसएससी की तैयारी कर पाई हो या लेट क्यों करी, इससे कोई मतलब। लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि हाँ, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था और मैंने इंग्लिश अच्छी कर ली थी। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था, मैं पढ़ा भी रहता, अन्य जगहों पे भी पढ़ा रहा था, पर मैंने खुद की तैयारी बहुत लेट चालू करी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक टीचर बनूंगा आगे जाके। मैंने कहा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उस समय तक टीचर की जगह नहीं आ रही, तो क्या करे कि एसएससी भी एक चीज होती है, एसएससी का फॉर्म भर दो। तो एसएससी में धीरे धीरे करके आने लगे। उस समय ये नहीं पता था कि पर्टिकुलर तैयारी करना चाहिए। उस समय हम कहते थे कि हम तो ज्ञाता बनेंगे, जिसका पेपर आएगा बस उसी पेपर को देंगे और पास होके दिखाएंगे। नहीं, तैयारी अलग अलग है, सब चीजों की तैयारी अलग अलग है, सबका सिलेबस अलग अलग है, सारी चीजों मतलब डिमांड सब अलग अलग है। आपका जुनून पैशन सबके लिए अलग अलग रहने वाला। तो वो नहीं था, हमको ये लगता था कि बड़े स्तर की तैयारी करेंगे, छोटे तो एग्जाम निकले जाएंगे। तो ये सब चीजें बेकार है। आप जिस चीज की जिस पे जाना चाहते हो उसी की तैयारी करो, उसी पर खुश रहो। तो बस ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो जब एक अब होता क्या था कि जब हम पढ़ते थे तब चीजें अलग थी, जब एग्जाम सेंटर पर जाते थे तो हमें लगता था कि यार क्या है यार, क्वेश्चन कहाँ से दे दिया इस पूरे एग्जाम में। जो पेपर है उसमें पेपर देने के लिए गए हैं, एग्जाम देने के लिए, उसमें जो 100 क्वेश्चन आए हैं मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के, ये कहाँ से आ गए हैं, हमने तो एक भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता हमें। तो वहां हालांकि क्लास में बैठ के पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, अकेले भी स्टडी करते थे, सारी चीजें थी। लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाते थे लगता था यार ये कहाँ से आ गया पेपर। ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है।
लेकिन फिर कमांड करी उस सब्जेक्ट पे, कमांड करके फिर लगा कि नहीं यार निकालना चाहिए, तो लगभग 2017 के आसपास में मेरा CHSL क्लियर हो गया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कंडीशन आपकी है वो कंडीशन हमारी भी है। हम भी अगर अपने आप को लेकर चलेंगे एज अ स्टूडेंट, तो हम भी कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन हम घर पे कर रहे होते, क्लास में कर रहे होते, लाइब्रेरी में कर रहे होते, ग्रुप स्टडी में कर रहे होते, कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा वो भी सरल होता है। लेकिन वही सरल से सरल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वो कठिन लगने लगता है। वो बेटा आपकी आपकी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, आप अपने आप को दोषी मानो, वो एटमॉस्फेयर होता ही है। और जो उस एटमॉस्फेयर को झेल गया वही एग्जाम में पास हो गया, वो होता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में इसके लिए आपको विशेष तौर पर भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी जर्नी भी मैं आपसे साझा करूंगा कि कैसे कैसे स्टार्टिंग क्या क्या हुआ था, मैं भी कैसे पढ़ा, फिर कैसे SSC CGL में गए, CHSL में गए, FCI में गए। तो ये सारी चीजें मैं भी आपसे क्लियर धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, केवल और केवल इसी एक चीज से हमारा आंसर आ गया। आपको सर ऐसे ही क्वेश्चन आते क्या, ये क्वेश्चन तो यही आया हुआ SSC CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब ये आया हुआ होगा तभी तो मैं आपको करा पा रहा हूँ, और एक कीवर्ड से आंसर ले दिया। आप कहोगे सर यहाँ पर जिस जिस तरीके से आसान क्वेश्चन इसमें करने में लगा, उतना ही अगर एग्जाम पे करने के लिए जाएंगे तब लगेगा क्या? हाँ लगेगा। आपके उस सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो सब्जेक्ट, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन कैसा भी आप कर क्या होगे। कि आपको ये नहीं लगता कि और बच्चे कैसे पास हो रहे हैं? फिर जब बच्चे पास हो रहे हैं इसका मतलब उनकी मेहनत है उनको पास करके ले जा रही है, आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब आपकी मेहनत आपको फेल का रिजल्ट दे रही। तो दोनों चीज है, क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट दोनों आते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे हो, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला। मिशन 2026, मिशन 2026 में अगर अपन बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो उन लोगों के लिए मैंने 999 की जगह केवल 799 में कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, ये न्यू ईयर ऑफर है आपके लिए। इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो आपके लिए सिलेबस पूरा ये रहा। एडवांस में आपका टाइम टेंस है, ठीक है, एक ही टॉपिक होता है, वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, कंजक्शन और सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत अच्छा टॉपिक होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही चीजें जो शुरू से चली आ रही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल वर्ब, ठीक है, फिनिट वर्ब, से ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट रहेंगे। और यकीन मान के चलना, जिस तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं उतने ही उससे कई गुना अच्छे से लाइव क्लास में जो आपकी क्लास लूंगा उसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए बुक। वोकैब में सिनोनियम एंटोनियम है, आप सिनोनियम एंटोनियम अलग अलग याद करते हो, आपको ऐसे नहीं करना है। इनको भी समझने का एक रास्ता होता है, इनको भी अपन को अच्छे से समझना चाहिए, रट के नहीं हो पाएगा। वन वर्ड है, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स है, ये सभी के सभी पूरा पोर्शन आपको जैसे जैसे अपन टॉपिक समझते ना वैसे ही अपन को वोकैब भी समझना चाहिए। वोकैब की क्लास बिल्कुल टॉपिक की तरह होना चाहिए। आप ऐसा मत समझो कि वोकैब आपको दे दिया आपको याद कर लिया, कोई पर्टिकुलर किताब है उसको खरीद ली, किसी स्पेशल टीचर की किताब खरीद ली और उसको रटने में लगे। भाई स्पेशल खरीदो या कैसी भी खरीदो, रद्दड़ खरीदो या स्पेशल खरीदो, याद आपको ही करना पड़ेगा। और याद की जगह उसको समझना पड़ेगा। अगर समझोगे तो आपसे 5,000 बुक भी याद हो जाएंगे, और अगर रटोगे तो आपसे 10 भी याद नहीं होंगे, भूलोगे कहीं ना कहीं। तो जैसे अपन टॉपिक सीखते हैं, टेंस सीखोगे, जैसे वॉइस सीखोगे, जैसे नरेशन सीखोगे, जैसे सिंटैक्स सीखोगे, नाउन प्रोनाउन जैसे अपन पढ़ते हैं, वैसे आपको वर्ब के हिसाब से टॉपिक पढ़ना चाहिए, है ना। तो वर्ब अगर उस टॉपिक के हिसाब से अगर आप वर्ब पढ़ रहे हो तो आपको वर्ब याद हो जाएगी। उसी टॉपिक के हिसाब से अगर वन वर्ड याद कर रहे हो तो याद हो जाएंगे, इडियम फ्रेजल वर्ब से याद कर रहे हो तो याद हो जाएंगे, और उन्हें रटोगे नहीं हो पाएगा, और ना आज तक कोई रट पाया। जो आप देखते हो टीचरों को इतनी सारी सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, अब सुबह से अगर शाम तक वो पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उनको तो रट ही गए। अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि सर या मैडम कोई भी हो, क्या आपने किताब रख के आपने ऐसे याद किया हुआ था क्या, तो वो भी मना कर देंगे, नहीं बेटा हम पे भी ऐसे याद नहीं हो पाता है। और हम ऐसे अब तो स्टूडेंट जैसी एज में भी नहीं रहे तो हमसे ऐसा याद हो पाएगा। करत करत के अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी अवर जात पे सिल पे परत निशान। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो दोनों चीजें आप समझो कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज का अभ्यास करते जाओगे तो एक समय ऐसा भी आता है कि जो रस्सी होती है ना, जब अपन कुएं में डालते हैं, जब उसको अपन डालते हैं निकालते हैं तो उस तरीके से क्या होता है, जो पत्थर होता है वो भी घिस जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करें, इसी चीज को अगर आप समझोगे तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है।
इसमें देखा अपन ने कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन में मैं आपको कंप्लीट अनसीन पैसेज पढ़ाऊंगा, अनसीन पैसेज को करने के क्या तरीके होते हैं ये भी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाली ये क्या चीज होती है इसको भी बहुत अच्छे से समझो। इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम का मतलब ये है कि इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल एक एक पॉइंट से, भले ही क्लास 2 की जगह 4 लग जाए, 4 की जगह 8 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो जल्दबाजी का होगा वो कहीं और पढ़ लेगा, जिसको लगता है कि नहीं यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिलेक्शन तो लेंगे और मजबूती के साथ में लेंगे सिलेक्शन, तो उसके लिए एक टॉपिक भी बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आप टॉपिक सीखोगे, आप क्वेश्चन नहीं सीखोगे। आपको कोई भी टीचर टॉपिक सिखाएगा, आपको कोई भी टीचर ये नहीं सिखाएगा कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। क्वेश्चन और टॉपिक और पूछने का तरीका अलग होता है। कई बच्चे कहते हैं जब सीखते हैं तब बात अलग होती है, जब एग्जाम में जाते हैं तब बात अलग होती है। चीज वही है, करना कैसे है ये सीखने वाला ही बच्चा सिलेक्शन लेता है। आप सोचो कि जो सरल सरल चीजें यहाँ बताई जा रही है, क्लास में बताई जा रही है, वही चीजें उसको पूछने का लेवल अलग हो जाएगा। वो कैसे पूछेगा ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बता सकता कि अगली चाल वो क्या चलने वाला है, ये नहीं बता सकता। हाँ, आपको पहले ये बताया जाएगा कि बचना कैसे है, लेकिन वो चाल कौन सी फेंकेगा ये नहीं बताया जा सकता। आपको अगर किसी भी तरीके से ये बता दिया जाए कि आपके पास ये पांच, वो उसके पास 5 चालें हैं और 5 चालों का बचाव आपके पास है, लेकिन 5 में से वो कौन सी चाल चल देगा और आप कौन सी चाल के लिए तैयार हो ये कोई नहीं बता सकता, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता है कि इस 5 में से ही कोई एक चाल चलेगा ही, और वो चाल चलेगा। तेरे को पांचों चालों के गुण दिए हुए तो उस गुण सूत्र से अपना सॉल्व कर लेना। तो कहने का मतलब ये, मार्गदाता दाता, मार्गदाता आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए मुक्तिदाता कोई नहीं हो सकता। आपका क्रिएटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका पाथ बताने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका क्रिएटर कोई नहीं बन सकता। आप सोचो कि क्रिएटर बन जाए तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। तो 799 में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद देखो क्लास आगे देखते हैं। अगर अपन आगे देखें तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है इंटेंट। इंटेंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंडेड। आप उठाओ कहाँ है ये इंटेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बिल आ गया तो ये हटा दो, ये सुड आ गया, ये इंटेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंटेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इंट्यूशन हो गया, यानी इंट्यूशन मतलब क्या बनना है, नाउन बनना है, तो ये भी हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये कहलाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये सेंटेंस हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज। इन सेंटेंस को अपन कभी भी चेंज नहीं करते हैं, तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा देखो कहाँ है, ये राइज्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये विल राइज, ये मे राइज, तो ये भी हट गया, ये आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। कोई दिक्कत बताइए, नहीं है। चलिए आगे जाए। अगला क्वेश्चन लिखा है विल, तो सीधा सीधा आप उठाइए, विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड। आप देखो वुड कहाँ है, ये दोनों हट गए, केवल इन दोनों में बचा, मैच कर लो इसको। ही प्रोमिस दैट ही वुड डू इट द टुमारो। अब ये जो टुमारो है, इस टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, इसका क्या हो जाएगा बेटा, द नेक्स्ट डे, तो ये टुमारो हट गया, आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। एक एक कीवर्ड से हमारा आंसर आ रहा है। अगला देखा अपन ने, वेयर आर यू गोइंग टुडे, कोई बात नहीं कुछ भी बना रहने दो, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। आप इज एम आर का वॉज वर उठाओ सबसे पहले, तो ये इज एम आर का वॉज वर, ये वॉज है, ये वॉज है, ये वॉज है और ये वॉज है। अब फंस गए, इसी को मैंने कहा था ये 30% में आपका आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब दूसरा देखेंगे कि टुडे, तो टुडे का अपन को पता है अच्छे से कि दैट डे होता है। आप देखो डेट डे किस में दिया हुआ है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में प्रीवियस है, तो ये हट गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है और यहाँ पे द डे बिफोर है, ये हट गया, तो इसका मतलब आंसर केवल हमारा पहला वाला हो गया। हमारे पास दो थे, एक कीवर्ड हमारा कौन था, इज एम आर, दूसरा कीवर्ड कौन है हमारे लिए, टुडे। पहले वाले ने हमें 4 ऑप्शन दिए और दूसरे वाले ने केवल एक ऑप्शन दिया, बाकी 3 उसने हटा दी, तो आंसर। अब मान के चलो कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी निकल जाए जिसकी निगाह डायरेक्ट टुडे पे पड़ जाए, तो ये तो पढ़ सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने उठाया पहले, पहले इज एम आर उठा लिया, ये है ए स्टूडेंट, ये है ए स्टूडेंट, ए ने पहले क्या उठाया, इज एम आर, इज एम आर, ए ने उठाया इज एम आर
और उसने देखा इज एम आर का वॉज बार होता है, ये एक ही चाल है, इज एम आर और ये वॉज बार होता है। अब इज एम आर वॉज बार में उसने देखा कि इज एम आर भी हो गया, ये किसकी बात हो गई, एक की, ये पहली बात, ठीक है। अब उसने देखा कि इजेमार से तो मेरे को दोनों ऑप्शन ही मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, तो वो फिर उसने क्या उठाया, टुडे उठाया। जैसे ही उसने देखा कि टुडे का क्या होता है, दैट और डे होता है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, पहले इजेमार से गया, चार ऑप्शन मिले, फिर टुडे से गया, उसको आंसर मिल गया। वहीं अगर अपन बात करें कि बी, बी ने क्या किया, बी ने पहली चाल डायरेक्ट ही अगर टुडे से चल दी होगी तो ये तो उसके प्रैक्टिस का फर्क है बेटा, इसको कोई नहीं, इसी की तो बात मैं कर रहा था, इसको आपको कोई नहीं सिखा सकता। हम्म, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ए ने जब तक इजेमार देखा, इजेमार उसको चार ऑप्शन में मिला, फिर वो टुडे पे गया, टुडे ने उसका आंसर दिया, तब तक बी ने अपना हो सकता है बी ने डायरेक्ट ही टुडे देखा हो, और डायरेक्ट टुडे देख के उसने देखा दैट डे आएगा, दैट डे उसने तीन में से हट गया, पहला वाला आंसर लगा दिया। तो इसको अगर मैंने कहा कि इसको अगर 3 सेकंड आंसर देने में लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको केवल 1 सेकंड आंसर देने में लगा। दोनों के अगर अपन सेकंड का कंपैरिजन करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, कम से कम 2 सेकंड का। तो अब आप कहो कि ये 2 सेकंड सर आप सिखा दो, तो कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं सिखा सकता, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो, 100 200 500 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस लगाओ, जितना मन भर के प्रैक्टिस लगाओ। एक क्रिकेटर को ले लो, जिंदगी भर क्रिकेट खेलता रहता है, जितना चाहिए क्रिकेट खेलता रहता है, अगर एक 2 4 10 5 दिन का भी गैप पड़ता है तो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए चले जाता है, जिस शहर से होगा उसी शहर से खेलने लगेगा, उसी टीम से खेलने लगेगा। रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी भी अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, विराट कोहली जैसा भी खेल लेता है, ठीक है, बाकी सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो हम तो अपना सिलेक्शन लेते हैं, हम किस खेत की मूली है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि टॉपिक बहुत अच्छा सीखना है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करना, तो सिलेक्शन से हम पीछे रहते हैं। जब इतना बड़ा क्रिकेटर सुबह से लेकर शाम तक ही क्रिकेट खेलता रहता है, अगर कोई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हो 2 दिन अगर उसमें बच रहे हैं, तो एक दिन भी वो बार मैच करा लेते हैं। और अगर वो अगर कोई खिलाड़ी है और वो लगातार खेलने के बावजूद भी अगर किसी गेंद से परेशान, बॉल से परेशान होकर अगर वो आउट हो रहा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करता है वो। और आप कहते हो कि पूरा टॉपिक सीख लिया तो बिना प्रैक्टिस करे सिलेक्शन आ जाएगा, डिफिकल्ट है। इसी कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम देकर ही रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगला लिखा था, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है तो इसको अपन कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में सबसे पहली बात आप समझना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन टू का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस सिंपल है तो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे, नहीं। क्या यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, डोंट दिया, नहीं, इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल। अगर सेंटेंस सिंपल है तो केवल हमें टू चाहिए। यहां पर देखा, टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कहाँ, द एडवाइस और जब पेशेंट टू टेक, यहाँ पर टू आ गया, फिर यहाँ पर टू आ गया, और यहाँ पर टू नहीं है तो ये हट गया, यानी 3 ऑप्शन में टू है, एक ऑप्शन हट गया। अब अपन देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा आंसर, इंपेरेटिव है, पहले वाले ने मेरा केवल एक हटा पाया। दूसरा वाला देखेंगे कि अगर यहाँ पर सेड दिया है तो सेड की जगह पर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या आ जाएगा, एडवाइस। एडवाइस देखो किसमें, ये टोल्ड है ये हट गया, ये सजेस्टेड है ये हट गया, तो आंसर हो गया केवल सेकंड वाला। इंपेरेटिव में जो आरएस का सेंटेंस देते हैं, उस आरएस के सेंटेंस को पहले तो पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर उस आरएस के सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो सेड की जगह ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि वहां पर प्लीज और रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, प्लीज और काइंडली लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। अगर सेंटेंस पढ़कर अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी को सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो सेड की जगह एडवाइस आ जाएगा। तो यहाँ पर एडवाइस केवल एक ही था, तो आंसर आ गया। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करे हुए हो तो इसका आंसर और भी जल्दी आ सकता था। सीधे सीधे देखते कि ये इंपेरेटिव हो रहा है और इंपेरेटिव में एडवाइस दे रहा है, एडवाइस पूरे में केवल एक ही है, आंसर हो गया आपका सेकंड वाला, ये तरीका। तो प्रैक्टिस कीजिए जम के, ठीक है, पहले टॉपिक बहुत अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो दम से जितना हो सके। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माय मदर, कोई बात नहीं,
हैव का क्या देखो, हेड। अब हेड देखो कहाँ है, ये हेड है, इसमें हेड नहीं है, ये हट गया, यहाँ पर एज है, ये हट गया, और फिर इसके बाद ये हट है, दो ऑप्शन हट गए, दो बचे। अब अपन देखेंगे फ्लैट। अब दूसरा ऑप्शन पकड़ा अपन ने, दिस। दिस की अगर अपन बात करें तो दिस का क्या होता है, दैट होता है। आप देखो दैट इसमें दिया हुआ है, और इसमें अगर अपन देखोगे तो यहाँ पर भी दैट दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। अब दोनों को मिला लो, मिनी मिनी, टोल्ड टोल्ड, और यहाँ पर मी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मी दिया, देखो इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका केवल क्या बनेगा, टोल्ड। टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा मी, पहले वाले में नहीं दिया, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस अगर आप अच्छी कर रहे हो तो कीवर्ड आप कहीं से भी कोई सा भी पकड़ सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कीवर्ड वैसे ही पकड़ना है जैसे। ये तो पढ़ाने का तरीका होता है कि कीवर्ड मेरे हिसाब से कीवर्ड मैं कौन सा पकड़ रहा हूँ, पता चला आपकी निगाह तब तक किसी और पे पड़े, आप वाला कीवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर आपका तब भी आएगा, ठीक है। और देखोगे, और जानना अगर सिंपल जाते तो मेरे हिसाब से फिर अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में फंस जाए और मैं एज अ स्टूडेंट करूं, नॉट अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं यहां से सीधा देखूंगा, सेट टू की जगह क्या जाएगा, टोल्ड। ये टोल्ड है, टोल्ड मी, ठीक है, पूरा ही लिख के देता हूँ। मैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, मिनी, और ये लिखा मैंने टोल्ड मी, ठीक है। तो इसमें मी नहीं है, ये हट गया, इसमें भी मी नहीं है, ये हट गया, इसमें सेट दिया हुआ है, ये हट गया, आंसर हो गया फोर्थ वाला। मैं तो हैज और हैव पर भी नहीं गया, दिस और दैट पर भी नहीं गया। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने का प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को तोड़ पाओगे, ठीक है। चले, अब जिस जिस बच्चे को भी लग रहा है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो ग्रामीण सेक्शन से, जिन्हें इंग्लिश में कहीं ना कहीं डर लगता है और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो वो 799 रुपए पे करके आराम से अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और यकीन मान के चलना कि आपको अगर डर लगता है कि सर इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि मैं आपको जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा। आपने देखा, ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन करने का तरीका, अब टॉपिक कितने अच्छे से हो सकता है अगर अपन डेली क्लास में अपन जुड़ते हैं। तो अगर सिलेबस लेने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे 9584 और 421 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। एक मिनट, ये लिखकर 9584 और 421 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप करके सिलेबस की जानकारी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ भी सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो अच्छे से समझोगे, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो भी अच्छे से समझेंगे और जल्दी से जल्दी पेड कोर्स में भी क्लास ज्वाइन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।